अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि पैरासाइट का जो जीनोम होता है वो किसे कहते हैं। जीनोम क्या होता है पहले बताएं। होल किसमें? जी बच्चे। हैप्लॉइड सेल। दैट्स गुड। शहजादी, वन हैप्लॉइड सेल के अंदर जो टोटल डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है। अच्छा, क्या जीनोम आरएनए होता है या डीएनए होता है? जाहिर है जीनोम डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जिनका जीनोम आरएनए होता है, लाइक वायरसेस। जो वायरसेस हैं, आपको पता है दो तरह के वायरसेस होते हैं। आरएनए वायरसेस होते हैं, और कोरोना वायरस कौन सा वायरस था? आरएनए वायरस है। और हेपेटाइटिस ए बी सी, उसमें कुछ आरएनए वायरसेस है, कुछ डीएनए वायरसेस है। ठीक है। तो ये अच्छा, लेकिन पैरासाइट जीनोम सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ पैरासाइट पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। व्हाई वी स्टडी पैरासाइट जीनोम, ये यहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है। ड्रग्स उसके अगेंस्ट डेवलप कर सके, पैरासाइट के अगेंस्ट ड्रग डेवलप कर सके। ड्रग कैसे डेवलप करेंगे आप? एक साइंटिस्ट है, आपके पास एक डिजीज आती है और आपने उसके अगेंस्ट एक ड्रग डिजाइन करनी है। आपको एक बात बताऊं, दुनिया के अंदर जितने भी पुराने मेथड्स थे ना, वो सारे खत्म हो गए हैं। जो भी आजकल जो आजकल जो मेथड है ना, वो ये चल रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। जो बेसिक्स मेथड से वो सारी दुनिया में, आजकल एआई का दौर है। एआई का दौर है ना। और एआई, मशीन लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्हीं चीजों को यूज करके आजकल ड्रग डिजाइन भी की जा रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो सारी की सारी अब हो गई है जिनोमिक बेस। ठीक है। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेस। ठीक है। आपने कोई पैरासाइट के अगेंस्ट, पैरासाइट क्या, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पैरासाइट डिजीज काज कैसे करता है। जी बताएं, कैसे पता चलेगा कि पैरासाइट कैसे डिजीज काज करता है? हैं? पहली बात है कि उसकी कुछ सिम्टम्स आएंगी। पहला जो हम फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हैं वो क्या है, उसके ऊपर सिम्टम्स आ गई। फिर हमने ये मालूम करना होता है कि ये सिम्टम्स आई कैसे हैं। उस पैरासाइट ने उस ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा क्या किया कि सिम्टम्स आ गई। अच्छा, समटाइम मैं कहता हूं सिम्टम इज अ ब्लेसिंग। सिम्टम इज अ, क्यों? अच्छा हाँ, सारे सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। क्योंकि दो तरह की डिजीज होती है, एक होती है क्रोनिक, एक होती है एक्यूट। क्रोनिक कौन सी होती है? जो लॉन्ग टर्म चले और काफी अरसे के बाद अपीयर, और वो बड़ी खतरनाक डिजीज होती है, लाइक हेपेटाइटिस, लाइक शुगर। ठीक है। और जब कोई कैंसर की डिजीज है, तो इस तरह की जो डिजीज होती है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। लेकिन जो एक्यूट होती है, जिसमें हमें नजला आ गया, जुकाम हो गया, फौरन डिजीज हुई और फौरन खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, अब स्टडीइंग पैरासाइट जीनोम इज क्रूशियल फॉर हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे डिफेंड्स। ठीक है। कैसे होस्ट के ऊपर ये अपने आप को अटैक करते हैं, ये कैसे डिजीज काज करते हैं, और इस सारे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करके हम एक ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इफ वी डोंट नो। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जीनोम कितने तरह का होता है? नहीं, आरएनए या डीएनए होता है, हाँ चलो ये हो गया।
और ये बताएं कि जीनोम सेल सेल के अंदर होता है, किस जगह होता है डीएनए? किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, पहली बात। और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटियासोम, लाइसोसोम, देयर आर मेनी। इन सब के अंदर किसके अंदर जीनोम होता है? डीएनए और किस किस के अंदर होता है? नहीं, उनके अंदर उधर तो प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीनोम होता है। और प्लांट्स के अंदर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। पता है आपको? पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? जो ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस रहता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर भी जीनोम होता है, उसके अंदर भी जीनोम होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लाइफ कैसे शुरू हुई थी? सबसे पहले क्या चीज बनी थी? चलो, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कौन सा बना था? बैक्टीरिया बने थे, यही है ना? अच्छा, बैक्टीरिया जब शुरू शुरू में बने ना, दो तरह के बैक्टीरिया थे। एक थे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और दूसरे थे ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते थे, दूसरे कंज्यूम करते थे। जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया थे, उसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। उसे हम कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया थे, वो जस्ट लाइक एनिमल, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ऐसे बच्चे, हम रिस्पायरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि हम नाक के जरिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, वहां से कहाँ जाती है? ब्लड में चली, ब्लड ब्लड में जाने के बाद कहाँ जाती है? हार्ट में, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में पंप हो जाती है। और लंग्स में एक और चीज भी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है तो वो ब्लू होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो रेड होता है। ब्लू ब्लड लंग्स में आके रेड हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाती है और ऑक्सीजन ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ग्लूकोज खाते हैं, वो क्या, कैसे हमें बॉडी को एनर्जी देती है? वो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, कैसे? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज ब्रेकडाउन कहाँ होती है? ग्लूकोज, आपको पता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? हम कोई फूड खाते हैं ना, जो फूड के अंदर ग्लूकोज होती है, अगर तो वो ब्लड के अंदर चली जाए, उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। वो तमाम फूड जो हम खाते हैं और उसमें से ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ज्यादा ब्लड में चले जाए, उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। लेकिन वो फूड जो डाइजेस्ट हुए, लेकिन बाद में वो छोटी आंत में जाए, बड़ी आंत में डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाए, या वो स्टमक में डाइजेस्ट ना हो, वो छोटी आंत में चली जाए, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वो फूड ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर जो फूड हमें ज्यादा देती है ना, उससे हमें मोटापा होता है, जो ब्लड में शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी ब्लड के अंदर जाकर फिर वो लिवर के अंदर वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना लो होगा, उतना बंदा हेल्दी होगा, उतनी हमारी बॉडी को
जरा हमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए, हमें बड़ी थोड़ी सी तादाद में, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, वी नीड ग्लूकोज, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जिस तरह हम वीट खाते हैं, गंदम खाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, फ्रूट्स के अंदर कम होता है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है ना? अब जो ग्लूकोज पूरी बॉडी में मूव मूव करता है, जिस सेल में एनर्जी की जरूरत होती है, बस क्या जहां हमें एनर्जी की जरूरत है ना, यहाँ पर ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, साथ में एटीपी बनते हैं, एनर्जी बनती है। ठीक है, अब इस सेल में ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब वो ब्लड जो है वो ब्लू हो गया, लेकिन उस सेल को एनर्जी दे दी उसने, और इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन की वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, ऐसे ही है। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसी तरह मैंने कहा ना कि दो तरह के ऑर्गेन्स थे, एक फोटोसिंथेटिक थे, एक बाद में ये दोनों पास पास रहने शुरू हो गए, फिर इनके दरमियान में एक एक ये ऑर्गेन बैक्टीरिया थे, ये दोनों इकट्ठे रहने लगे, इसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन बन गई, जिससे यूकेरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है। अच्छा, कुछ समझो प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, किसका हुआ? प्लांट्स का ओरिजिन हुआ। बाद में कुछ एनिमल सेल्स बन गए, एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं था फोटोसिंथेटिक वाले, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक वाले बाद में क्लोरोप्लास्ट बन गया। जो रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया थे वो क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके साथ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जिनोम बन गया। इसे कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस की थ्योरी, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। क्या एनिमल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, प्लांट सेल में होता है। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनके अंदर सेम लाइक क्लोरोप्लास्टिक जिनोम, एक फर्स्ट सिम्बियोसिस हुई, एक फिर सेकंड सिम्बियोसिस हुई। ठीक है। आपको ये मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और उस तरह का ऑर्गेनल होता है। मेरी बात की समझ आ रही है? प्लाज्मोडियम के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह का एक और जिनोम होता है, एक ऑर्गेनल। ऑर्गेनल किसे कहते हैं? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक सब सेलुलर ऑर्गेनल है, क्या है? ऑर्गेनली, जिसको हम ऑर्गेनली, पता नहीं आप ऑर्गेनल कहते हैं क्या कहते हैं, उस तरह का एक अलहदा से एक और, उसके अंदर भी डीएनए होता है, उसके अंदर भी, जो डिजीज काज करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो पार्ट होता है उसका। नहीं लगी समझ? प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है हमें, वो उसका ना ही न्यूक्लियर जिनोम के अंदर डीएनए होता है, वो डिजीज काज करता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रियल जिनोम के अंदर एक अदर जिनोम है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की तरह का है, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक वाली एक्टिविटी नहीं होती। वो एनिमल सेल के अंदर सेकंड एंडोसिम्बियोसिस हुई उसकी। मेरी बात की समझ आई ना? और वो डिजीज काज करता है। अगर हम उस जिनोम को स्टडी नहीं करेंगे, उस सेकंड जिनोम को, हम मलेरिया के का पता ही नहीं लग सकता कि ये डिजीज कैसे काज करता है। बच्चे समझ आ रही है आपको? भी वो सेकंड जिनोम है। अब ये देखो ना, ना ही माइटो न्यूक्लियर डीएनए डिजीज काज कर रहा है, ना ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब एक नया जिनोम है, और सिर्फ इसी पैरासाइट के अंदर है। एनिमल में सिर्फ एक पैरासाइट के अंदर है, कुछ पैरासाइट के अंदर वो जिनोम है, और सिर्फ वही डिजीज कॉज करता है। अब हम यहाँ पर थोड़े से की फीचर हम देखेंगे कि व्हाट आर द की फीचर ऑफ पैरासाइट जिनोम। सबसे पहला क्या है? जी बच्चे, आप पढ़े जो नेम, रुबाब। रुबाब पढ़ेगी कि पहला क्या है? कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होगा? अच्छा, पैरासाइट कहाँ रहते हैं?
होस्ट के अंदर रहते हैं, वही सरवाइव करते हैं, उनको डिजीज भी काज करते हैं और उधर ही सरवाइव करते हैं। इसलिए इसको जिस तरह दूसरे एनिमल है ना, या दूसरे प्लांट है, ये भी यूकेरियोट है, दूसरे एनिमल और प्लांट की तरह ये भी यूकेरियोट्स हैं। लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ जीन्स कम होते हैं। बताइए क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये अच्छा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स क्यों होते हैं? एक तो पास ऑन हो सके, क्योंकि जीन्स ही कंट्रोल करते हैं बॉडी के सारे सिस्टम को। हमारी ये जो आपका कलर है, आपकी स्किन है, आपकी आईज है, आपका नोज है, आपके हेयर की बाल्डनेस होंगे नहीं होंगे, आपको शुगर होगी नहीं होगी, इट ऑल डिपेंड ऑन जीन्स। जो आपके पेरेंट्स से आपकी आपके एंसेस्टर जो है वो आप डिसेंडेंट है, आप क्या है? डिसेंडेंट। जो एंसेस्टर कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके एंसेस्टर है। ठीक है। अब एंसेस्टर से जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? जीन्स। ठीक है। इट मींस अगर एक एनिमल इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर रहा है, उसको तो हर तरह की जीन्स चाहिए होंगे। उनको खुराक वाले भी जीन्स चाहिए होंगे, खुराक को डाइजेस्ट करने वाले भी जीन्स अलहदा चाहिए होंगे, खुराक हासिल करने वाली भी अलहदा से चाहिए होंगे, उसको फिर रेस्पिरेशन के अलहदा से जीन्स चाहिए होंगे, उसको प्रोटेक्शन के लिए पैथोजन से वो अलहदा जीन्स चाहिए होंगे। हर तरह के जीन्स होते हैं। हर चीज डिपेंड कर रही है। आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी ये जो है ना, इधर जीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स होती है जो आपको उस तरह का सुरीला बना देती है, या आपको बेसुरा मेरी तरह। ठीक है। या आप अच्छा, आपको एक बात बताऊं, गुस्से वाले भी जीन्स होते हैं, मोहब्बत वाले भी जीन्स होते हैं। ठीक है। हर तरह के जीन्स होते हैं। इवन अगर एक बंदा हर टाइम टेंशन में रहता है ना, वो भी जीन्स की वजह से होता है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? हर इवन इंटेलिजेंट जीन्स भी होते हैं। एक बंदा अच्छा, अपनी बॉडी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है ना, एक्चुअली उसके अंदर ऐसी जीन्स और वो प्रोटीन्स बनाती है जो उनके मसल्स को उस तरह की स्ट्रक्चर बना देती है कि वो मेरी तरह बट्टा नहीं मारता। बॉलिंग कराता है तो वो लेकिन आपने ट्रेन करना होता है अपनी बॉडी को, क्योंकि अल्लाह ने जेनेटिक्स दी हुई है, प्रोटीन्स दी हुई है, लेकिन आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने कल कहा था ना, एपिजेनेटिक्स इज इक्वल टू जेनेटिक्स प्लस इन्वायरमेंट। ठीक हो गया? अब जी बच्चे, आप बताएं नेक्स्ट फीचर क्या है? अच्छा, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर क्या होता है? एक होती है वर्टिकल, एक होते हैं हॉरिजेंटल। अगर आप जीन आपका जीन इसके अंदर आ जाए, ये है हॉरिजेंटल। ठीक है। आपकी अगली जनरेशन के अंदर कोई जीन आपके अंदर आ जाए तो ये वर्टिकल होगा। क्या होगा? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ठीक है। इट मीन ये जिस होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं उससे भी जीन ले लेते हैं। ये पैरासाइट है, ये इसका होस्ट है, जो उससे भी जीन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। समझ आ गई? और इवन कुछ अच्छा मेटाबॉलिक फंक्शन लॉस भी कर लेते हैं। दे गेन जीन थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर टू एड सर्वाइवल इन होस्ट एनवायरनमेंट। होस्ट के एनवायरनमेंट के अंदर ज़रा उसने इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं करना, उसने होस्ट के ऊपर ही रहना है, तो होस्ट के मुताबिक अपने आप को वो अडॉप्ट कर लेता है। अच्छा, एवोल्यूशन किसे कहते हैं? आपके डीएनए के अंदर चेंज आना, आपके डीएनए के अंदर चेंज आना, और वो अगली जनरेशन में चले जाना, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। क्या है? आपकी डीएनए के अंदर चेंज आना और वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना, अगली जनरेशन में चले जाना, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी क्या है? आपने बताया अभी।
कुछ चेंजेस आ गई और वो सरवाइव कर गए। जो अपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने अंदर जीन्स जीन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं और अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो वहां सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है। जो सरवाइव नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं और वो उसकी अगली जनरेशन जिंदा नहीं रहती। आप अगला बताएं बच्चे आप। एंटी जेनेटिक क्या मतलब है? अच्छा, आपको पता ना कि पैथोजन दो तरह के होते हैं और पैथोजन के दो पार्ट होते हैं। पैथोजन के पैरासाइट एक पैथोजन है। पैरासाइट क्या है? पैथोजन है। पैथोजन के ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है विरुलेंट पार्ट, एक होता है ए विरुलेंट पार्ट। इसका मतलब क्या होगा? एक पार्ट ऐसा है जो डिजीज काज करता है, एक पार्ट ऐसा है वो वो डिजीज काज नहीं करता, लेकिन वो पैथोजन की हेल्प जरूर करता है। अगर हम कहें ना ये वाला पार्ट पैथोजन का ले आप जो किसी सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्प्रे कर दे तो डिजीज नहीं होगी। लेकिन ये वाला पार्ट अगर हम स्प्रे करें तो वो डिजीज हो जाएगी उसको। ठीक है। जो एक पार्ट है ना, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो पैथोजन को एक्टिव रखता है। वो कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके जो विजिबल पार्ट है ना वो एक्टिव रहता है, लेकिन अकेला वो डिजीज काम नहीं करता। ठीक है। जिस तरह फ्लैजेला होते हैं बैक्टीरिया के, फंगस की टाइटल होती है बाहर वाली सेल जो होती है टाइटल की। अच्छा अब लेकिन ये एवोल्यूट पार्ट जो है ना, ये ना ये सम टाइम पैथोजन को के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। कैसे? जो एवरेंट पार्ट है ना पैथोजन का, वो होस्ट डिटेक्ट कर लेता है। फर्ज किया यहाँ पर एक यार लाइट ऑन, ये वाली ऑन कर दो। ठीक है। हमारा कोई अच्छा सा मार्कर नहीं है, मेरा मार्कर नहीं अच्छा है। अच्छा ये एक पैथोजन है। ठीक है। ये इसका ए वरुलेंट पार्ट है। ये वरुलेंट पार्ट अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, क्या है, ऐसी है, तो जो होल सेल होता है ना, जो ह्यूमन सेल होता है, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो यार ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। फर्ज किया बाहर हमारा एक चौकीदार पड़ा है, बाहर वो डेस्क अगर वो डिटेक्ट कर ले तो हम कर सकते हो। लेकिन अगर वो डिटेक्ट कर ही ना सके, क्या होगा? आएगा सेल के अंदर आएगा और आपको दबाओ बर्बाद कर देगा। ठीक है। अच्छा और जो पैथोजन का वो पार्ट जो होस्ट या ह्यूमन सेल या प्लांट सेल या कोई भी सेल उसको डिटेक्ट करता है, वो एवरलेंट पार्ट होता है। वो क्या होता है? अब यहां पर ये देखिए आप, अब इसको दोबारा पढ़ें। ये ये एक्चुअली इसको हम सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं, एवरलेंट पार्ट को सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। अगर इसकी ये स्ट्रक्चर है ना, तो प्रक्रिया जो हमारा ह्यूमन सेल है उसके ऊपर भी सरफेस के ऊपर प्रोटीन होगी। फर्ज किया ये पूरा फर्ज किया ये हमारा ना, ये सेल है, सॉरी ये हमारा सेल है।
जिसके ऊपर एक, ये ऊपर से ना कुछ एंटीना नहीं होता है, जिस तरह एंटीने बात सिग्नल को कैच कर लेते हैं। घर के ऊपर एंटीन लगे होते थे पुराने जमाने में, जिस तरह वो एंटीने, हम नीचे टीवी देख रहे थे तो ऊपर से सिग्नल कैच कर रहे होते थे, तो सिग्नल नीचे आ जाता था। इसी तरह ही हमारे जो सेल्स है ना, उसके ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये एवरलेंट पार्ट है पैथोजन का। ये प्लांट ने, ये सेल ने डिटेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, नीचे ये एक सिग्नल भेजेगा कि जाग जाओ, जागते रहना भाइयों, बाहर चोर आ गया है। मेरी बात तो समझ आई ना। डिटेक्ट कर लिया, नीचे जो सेल है वो ऐसी प्रोटीन बनानी शुरू कर देगा, अपनी अपनी वो बंदूकें बंदूकें कटिंग कर लेगा। ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स बनानी शुरू कर देगा, ऐसे अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लेगा, ताकि पैथोजन को एंटर ही ना होने दिए जाए, पैथोजन को। ठीक है, लेकिन अगर पैथोजन अपनी इस सरफेस प्रोटीन को चेंज कर ले, तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो फिर क्या करेगा कि वो अपना ये वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं विरुलेंट पार्ट, इसको टॉक्सिन भी कहते हैं, इसको जहर भी कहते हैं, ये सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। जब इस सेल के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, डिजीज काल हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? ए विरुलेंट पार्ट जो होता है पैथोजन का, पैरासाइट का, वो उसकी जीन्स फैमिलीज होती है, क्या होती है, जो कि उसको हम एवरुलेंट पार्ट भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं, उसको पैम भी कहते हैं, PAMPS, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। छोड़ो उसको, पैम्स को छोड़ दो आप। ठीक है, और उसको हम एलिस्टर्स भी कहते हैं। एलिस्टर्स का मतलब क्या होगा, केड़े केड़े स्कूलों तो पढ़े तो बच्चे, एलिस्टर्स, एलिस्ट करना, गेट करना, उसको टैक्स कराना, उसको आप क्या कहेंगे, एलिस्टर्स। फिर बात इसको गुस्सा कराना। अच्छा, अब ये जो है, ये जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, इसको हम एलिस्टर्स कह देते हैं, क्योंकि पैथोजन जो सेल्स है ना, जो होस्ट है, वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। होस्ट क्या करता है, ठीक है, इसलिए इसको एलिस्टर भी कहा जाता है। अगर ये चेंज हो जाए तो होस्ट सेल इसको डिटेक्ट नहीं करे, नहीं कर पाएगा। यहां पर इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो पैरासाइट है ना, जो बड़ा चालाक होता है, इसको पता है कि मेरा पिछली बारी इस तरह का मेरा सरफेस प्रोटीन थी ना, तो ह्यूमन सेल ने उसको डिटेक्ट कर लिया था, और मैं डिजीज नहीं काज कर सका था, वो अपने आप को चेंज कर लेता। इस तरह ही अगर पैथोजन चेंज करता है ना, तो ह्यूमन सेल भी चेंज कर लेता है, या एनिमल सेल है, या प्लांट सेल है, नेचर के अंदर ना, इसको कहते हैं आर्मी वार, इसको क्या कहते हैं, आर्म रेस। जिसमें दो फौजें आपस में लड़ती है ना, ये पैरासाइट और होस्ट, एग्जैक्टली आजकल की जो रिसेंट आपको पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, उसके अंदर भी तो ऐसा ही हुआ है ना। उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे, पाकिस्तान ने J10, नहीं पहले तो J17 तो थे पहले पाकिस्तान के पास। जब 2019 में इमरान खान के दौर में जब हमने वो गिराए थे तैयारे, उस टाइम हमारे पास J17 थंडर थे। लेकिन उस टाइम इंडियन मोदी ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने डील की फ्रांस के साथ, राफेल खरीदे। तो फिर जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ था, उसने कहा था कि हमारे पास ना उसके तोड़ के लिए कोई जदीद जो फिफ्थ जनरेशन वार के लिए हमारे पास वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस टाइम J10 खरीदे थे। और जो वो, बल्कि वो तो सुना है कि सिक्स जनरेशन है, वो उससे भी अच्छा राफेल फाइव, फाइव फिफ्थ जनरेशन है, ये उससे भी थोड़ा सा एडवांस है। इसलिए हम, पाकिस्तान जंग जीत गया। 3.5 है ये, कौन सा, राफेल ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मुझे नहीं इसका आइडिया नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ और सुना है, लेकिन आप सही कह रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जनरेशन की जो है ना, इट मीन होस्ट पैथोजन अपने आप को
चेंज करेगा वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, वो सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, अगर हमने कोई भी ड्रग डिजाइन करनी है, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेचर में हो क्या रहा है, डिजीज कैसे हो रही है, फिर हम उसका इलाज। ऐसा ही है ना, अगर हमें पता ही नहीं है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये डिजीज काज कैसे करते हैं, ये आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, वी कैन नॉट। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? यू यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट जी, बच्चे आप, लड़का, क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन, आशिक खान। जी जी बताएं। लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल? ओए, पैदाइश से मौत तक फिर बजाज हो जाना, एक साइकिल में रहना, उसे कहते हैं। तू क्या कहते हैं कि हमें मरना है, अगली जनरेशन में पति अपनी कुत्ता बन जाना, घोड़ा बन जाना, गधा बन जाना। ठीक है, फिर वो गधा बहुत हो गया तो शायद हम फिर बुद्धि बन गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो ये समझते हैं कि, लेकिन हजारा हम क्या समझते हैं कि हम क्या जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उधर बैठ के भी पैरासाइट जिनोम ये पढ़ रहे होंगे हैं। अच्छा नहीं, ओके। अच्छा, अब क्या पढ़ रहे थे हम? कंप्लेक्स लाइफ साइकिल होता है, व्हाट डज इट मीन, पढ़ो। ओके, अब ना, ये जो होस्ट है ना, ये पैरासाइट सिर्फ एक होस्ट के अंदर नहीं रहते, सम टाइम डिफरेंट होस्ट के अंदर चेंज होते रहते हैं। एक के अंदर अच्छा, उसमें से कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर ये सेक्सुअल स्टेज में होते हैं, कभी ये एसेक्सुअल पार्ट में होते हैं। सेक्सुअल स्टेज क्या होती है, जिसके अंदर ये 2N स्टेज में रहते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट स्पोर्स क्या होते हैं, 1N, जिसके अंदर 1N वाला जो स्पोरोफाइट कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो और वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो, वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ना। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा है कि इनके जो पैरासाइट्स है ना, ये स्टेज स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ना दो तरह के जीन्स होते हैं। जीन्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। बताएं कौन से ऐसे दो तरह के हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चे आप? एक डोमिनेंट, ये भी क्लैरिफिकेशन, डोमिनेंट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। डोमिनेंट वो है जो एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव वो है वो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। या एक्सप्रेस होते हो, ठीक है, काम ना कर रहे हो, क्योंकि आपका ही काम है, आपका काम है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा आपसे, इसलिए आप एक्सप्रेस हो। आपकी तरफ एक और टीम है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम एवरीथिंग है, लेकिन थोड़ी सी म्यूटेशन है उसके अंदर, लेकिन दे आर आगे वेरी वेल, तो वो डोमिनेंट होगा। वो क्या होगा, एक तो ये हो गया। लेकिन कुछ चीज होते हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं, हमारी यहां से लेकर नीचे तक पूरे पूरे सेल्स हैं। हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? हर सेल के अंदर 30,000 जीन्स है। कितने हैं ये? हर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ, जी पीछे वाले, कितने सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? सेल्स कितने हैं? ये लास्ट ब्लैक है, 30,000 जीन्स है। कितने हैं? 30,000 जीन्स है। और हर जीन हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता। क्यों? वेरी गुड आंसर। ठीक है, हमारी आई इधर है, देखिए, इधर क्यों नहीं है? जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है, इधर है
इधर नहीं है, तो वजह क्या है? कुछ चीज इधर एक्सप्रेस होती है और कुछ चीज, अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो हर जगह एक्सप्रेस होते हैं। ऐसे चीज भी है। आप इस पूरे, आप ISPS को आप देखें, हर इधर हर कमरा है, इधर कई कमरे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हर कमरे के अंदर है? कमरे, लाइट्स, डोर, चेयर, विंडो। अच्छा, देखिए व्हाइट बोर्ड हर कमरे में ये होगा ना, जहाँ पर आप खिला के बैठे हैं वहां भी है। अच्छा, इट मींस दैट पंखे लाइटें ये हर कमरे में है। इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटर। ठीक है, कहेंगे जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? इस तरह जीन्स होते हैं जो हर जगह एक्सप्रेस होते थे उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटर। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हर जगह नहीं होंगी, लाइक ये बोर्ड, ये सिर्फ लेक्चर रूम में होगा, बाकी जगह नहीं होगा। इसी तरह ही प्रिंटर, वो जहां नहीं है, वो किसी और जगह है। ऐसे जीन जो हर जगह एक्सप्रेस नहीं होते उसे कहते हैं इंड्यूसिबल जीन। कौन से? अच्छा, अब यहां पर वो यही कहना चाह रहा है कि हर जीन हर जगह एक्सप्रेस नहीं करता, डिफरेंट होस्ट के अंदर अपने डिफरेंट जीन एक्सप्रेस करता है। देखो ठीक करो आशिक साहब, ठीक है, दोबारा पढ़ना इसको। डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम जब सर्दियां होती हैं तो कोट शोट पहनते हैं, रजाई जूई लेते हैं। गर्मियां होती हैं तो ज़रा हमारा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह ये भी ये क्या करते हैं कि दे स्विच करते हैं बिटवीन डिफरेंट जीन्स, और उसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के, अच्छा इवन हमारी स्किन के अंदर भी सर्दी होगी तो और तरह के जीन एक्सप्रेस होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो और तरह के जीन एक्सप्रेस होंगे, गर्मी होगी थोड़े से डिफरेंट एक्सप्रेशन पैटर्न होगा। एक्सप्रेशन पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए जो पैरासाइट है उनका और भी कम्प्लेक्स सिस्टम होता है लाइफ साइकिल के अंदर। अच्छा, आगे आप पढ़े ड्रग वाला। Mutations in specific can make a parasite resistant to treatment. For example, CRT3 is not sodium and resist chlorine. अच्छा, अच्छा रेजिस्टेंट अगर हम कहेंगे ये पैथोजन रेजिस्टेंट है किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, व्हाट डज इट मीन? एग्जैक्टली वो उसके ऊपर ड्रग जितनी अच्छा फर्ज किया मैं कह दूं, ए कुड़ी है ना, इन कुड़ी इन जितनी मर्जी बिस्ती करी चलो तो असर नहीं होता। इसे कहते हैं बिस्ती प्रूफ। ठीक है, इसी तरह, और इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंट टू बिस्ती, रेजिस्टेंट टू बिस्ती। इसी तरह ये कहते हैं कि ये अपने जीन से म्यूटेशन ले आते हैं जिसकी वजह से इसको कोई जितनी मर्जी मेडिसिन ड्रग एंटीबायोटिक मर्जी अप्लाई कर दो, ये बढ़ती नहीं है, ये पैरासाइट बढ़ते नहीं। सामने कहा एक्चुअली उन लोग अपने अंदर को ऐसा कोल एलिगेट करा देते हैं कि जब भी कोई हम खाते हैं तो ये पैरासाइट खेल नहीं होता। ये किस वजह से? म्यूटेशन डालने किसमें? जीन्स के अंदर। हर कलर जो है ना इर्द गिर्द, वो कहाँ जाके उगता है? जीन्स के अंदर। ठीक है, ये सारी कहानी कहाँ पर आ रही है? जीन्स के इर्द गिर्द ही की फीचर्स हैं इसके पैरासाइटिक जीनोम के अंदर। अच्छा, अब है, अच्छा अब मुझे ये बताएं बच्चे, कि जीनोम साइंस में कुछ दिन बताया था वो क्या होता है? आपको क्या लगता है? थोड़ा अच्छा आपको लगता है जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम पेप्टाइड्स है। अच्छा, ये बताया कि ये 23 MB का मतलब क्या है?
नहीं। और कोई? आशिक साहब। जी बच्चे। अच्छा, ये क्या है? एटी क्या होता है? एडेनिन थायामीन। ए के नीचे क्या होता है? ए पेयर किसके साथ बनाता है? टी के साथ। अगर यहाँ पर जी है तो नीचे ए टी होगा इधर, ए होगा इधर, इनके दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब ये थ्री क्या है? अगर ये सिंगल स्टैंड में हो, इसे कहेंगे बेस। इसे क्या कहेंगे? लेकिन ये डबल स्टैंड में है, इसे कहेंगे बेस पेयर। क्या कहेंगे? समझ आई? अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा जिनोम है के अंदर टोटल कितने बेस पेयर हैं? 46। 23 क्रोमोसोम्स लें, उसके अंदर पूरे काउंट करें, एडेनिन कितनी है, गुआनिन कितनी है, साइटोसिन कितनी है, थाइमिन कितनी है, उसकी अरेंजमेंट क्या है? इसको कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। ह्यूमन सीक्वेंस हुआ हुआ है जिनोम। ठीक है। ह्यूमन जिनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है, और हमें पता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एडेनिन कितनी है, गुआनिन कितनी है, थाइमिन कितनी है, यूरासिल जो भी है वो कितने हैं। एक फार्मूला है जिसे कहते हैं 978 इंटू 10 रेज पावर 6। ये लिख लें, इसको लिखे कॉपी के ऊपर साथ साथ। 978 इंटू 10 रेज पावर 6 बेस पेयर। या इसको हम कहेंगे 10 रेज पावर 6 किसको कहते हैं? मेगा को। अगर हम कह दें इसको 978 मेगा बेस पेयर, दैट इज इक्वल टू। ठीक है। समझ आई कि अगली भी गई? अच्छा, इतने बेस पेयर हो ना हमारे पास, अगर हम उसका वजन करें या उसका मैथ मालूम करें, हम आपका डीएनए आइसोलेट करें, ठीक है, अगर उसका मैथ मालूम करें और अगर उसके अंदर इतने बेस पेयर हो, उसका हम वजन मालूम करें। क्या? वजन या मैथ, मैथ के अंदर जब हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वजन बन जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट किसके बराबर होता है? मैथ मल्टीप्लाई बाई 9.8। जितना भी किसी का मैथ हो, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दे, उतना उसका वजन होगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं मैथ की। इतने बेस पेयर हो ना, उसका मैथ होता है 1 पिकोग्राम। नहीं लगी समझ? इसका वजन करें ना, वजन इसको तोले तकड़ी में रख के इतने बेस पेयर को, इंटू 10 रेज पावर 6 बेस पेयर को, इसका अगर हम वजन करें तो कितना होता है? पिकोग्राम कहते हैं 10 रेज पावर -12 ग्राम। 10 रेज पावर -12 ग्राम। नहीं लगी समझ? ठीक है। ह्यूमन जीनोम का जो साइज होता है ना, वो होता है 3000 मेगा बेस पेयर। कितना? 3000 मेगा बेस पेयर है। 3000। कितना बड़ा जीनोम है हमारा। सेल के अंदर जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसके अंदर जो टोटल एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होते हैं ना, वो कितने हैं? 3000 मेगा बेस पेयर। ठीक है। ये बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, अगर हम इसका वजन करें, कितना होगा फार्मूले से? मुझे आप बताएं। ये फार्मूला है। वो आपको कागज देना मुझे, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये बताएं, इसको आगे लगे स्क्रीन। बच्चे ये आप लोगों ने खुद हल करना है। अगर हमारे पास फार्मूला ये हो कि 978 मेगा बेस पेयर इज इक्वल टू 1 पिकोग्राम है, तो 3000
मेगा बेस पेयर कितने के बराबर होगा? मैथ किसकी अच्छी है? आपकी अच्छी है? ये तो वाई की इसकी अच्छी अच्छी है। है। पेंसिल कॉपी कर आप लोग। आपसे कुछ है? क्या बोलेगा? आप कॉपी से आप सी आपकी 3.06 पिकोग्राम। 3.06 पिकोग्राम। जो कॉटन नहीं होती, कॉटन हम पहनते हैं कॉटन, उसका होता है 2200 मेगा बेस पेयर। कितना हो गया पिकोग्राम में? 2.2 ऑलमोस्ट 2.2 पिकोग्राम। इट मीन कितना बड़ा बड़ा जिनोम है। एनिमल का भी हमने एक का देख लिया, और प्लांट्स का भी देख लिया, लेकिन यहां पर कितना जिनोम साइज है? अच्छा, अगर हम इसको एमबीपी की बजाय सिर्फ एमबी कहते हैं, समझ आ गई? ये क्या है? मेगा बेस। ये एक्चुअली वही एमबी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एमबी। ये जिनोम का साइज है। ह्यूमन जिनोम कितना बड़ा है, प्लांट जिनोम कितना बड़ा है, हालांकि वो दोनों न्यूक्लियॉइड्स हैं। जो आपके बैक्टीरियल जिनोम है वो भी छोटा होता है, ठीक है। अब इसका जिनोम साइज कितना है? पहला जो है प्लाज्मोडियम का, जो मलेरिया काज करता है, 23 मेगा, और ह्यूमन का आता है 3000 मेगा एमबी है, और यहाँ पर 23 एमबी। हालांकि दोनों यूकेरियोट्स हैं, दोनों। प्रोकैरियोट्स के नॉर्मली जिनोम छोटा होता है, प्रोकैरियोट्स का जो जिनोम है वो छोटा होता है, लेकिन ये दोनों, ठीक है। और लेकिन इसका जिनोम साइज एज कंपेयर टू नॉर्मल एनिमल सेल, इट्स जिनोम इज स्मॉल। क्वेश्चन ये है, ये स्मॉल क्यों है? अच्छा, इसका बॉडी साइज के ऊपर कोई तलक नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई जड़ी बूटियां हैं छोटी छोटी, उनका जिनोम ह्यूमन जिनोम से बड़ा है। समझ आई? टोबैको, जो हम खाते हैं, तंबाकू, उसका 4500 मेगा बेस पेयर है, ठीक है। अब इतना कम क्यों है इसका? ठीक है। और इसके अंदर ज्यादातर 80 रीजन होता है। 80 किसे कहते हैं? एडेनिन, थायमिन। और एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, और इसी वेरिएशंस की वजह से एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीजन किसे कहते हैं? जो पैथोजेंस की होती है। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट बनाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज बनी हुई है, हम जो वैक्सीन देते हैं ना, जो हमारी वैक्सीन होती है, वो एक्चुअली पैरासाइट होता है, लेकिन वीक पैरासाइट होता है। क्या होता है? इनएक्टिव पैरासाइट होता है, जो डिजीज का। हमारी बॉडी जब हम वैक्सीन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। और हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमें उनको रिकॉल और मेमोरी के अंदर बिठा देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई उस तरह का पैथोजन आता है तो वो फौरन उसकी ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी होती है, उनको मार देता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो पैथोजन इंस्टॉल नहीं करता, वो पैरासाइट हमें इंस्टॉल नहीं करता। समझ आई आप लोगों को? जब हम, अच्छा मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन एंटर होता है, जब इवन कोई डस्ट पार्टिकल भी एंटर होता है ना, तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है? एंटीबॉडीज। क्यों बनती है? उसको मारने के लिए, या उससे अपने आप को
बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन वो बंदे जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं, जो एलर्जी वाले होते हैं, उनके ना जो शायद होते हैं ना, वो प्रो एक्टर होते हैं। प्रो एक्टर होते हैं, वो ज्यादा एक्टर होते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? एलर्जी हो जाती है, ज्यादा ही एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा को चीज बने, वो क्या होती है? इसलिए हम एंटी हिस्टेटिक, वो टैबलेट्स खाते हैं ताकि वो जो एंटीबॉडी बनने वाला सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। ठीक हो गया, समझ आ रही है? ये जो पैरासाइट्स हैं, ये बड़े चालाक है। ये क्या करते हैं? फौरन अपनी एंटीजेंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ताकि एंटीबॉडी से बच सके। ये अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपने वाकई साइंटिस्ट बनना है, यू नीड टू नो व्हाई दिस हैपन। ऐसा, ऐसी कौन सी जीन फैमिलीज हैं जो एंटीबॉडीज या एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं और उनको चेंज होने, अच्छा, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। वो कौन सा ऐसा सिस्टम है पैरासाइट के अंदर, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है? क्या हम ऐसी ड्रग ना डिजाइन करें जो उस सिस्टम को ही ब्लॉक कर दे? फर्ज किया, फर्ज किया कहेंगे कुछ ही इलाके में बहुत ज्यादा दहशतगर्द बन रहे हैं, हमें दहशतगर्दों से ज्यादा वो बंदे तलाश करने चाहिए जो वो दहशतगर्द हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं, आसानी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बात को समझ आ रही है आपको? तो इसी तरह अगर हम ये चीजें इसको स्टडी करेंगे, तो वी कैन इजिली डिटेक्ट हाउ दिस पैथोजन दे कॉज डिजीज। और समझ आ रही है आपको कि कैसे हम इन तमाम सिस्टम्स को से लड़ सकते हैं, कैसे हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनको पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि ये अपने आप को मॉडिफाई करते कैसे हैं। ये अपने आप को मॉडिफाई, अच्छा, अब इसके लिए हमें उनका जीनोम को या उनके जीन्स को, वो उसका जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को, अच्छा, मैंने क्या बताया था, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करती है? नहीं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गई। वो प्रोटीन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है, वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेती है। उसके दौरान वहां पर क्या होता है? जो भी उसने फंक्शन अदा करना होता है वो करती है। लेकिन अगर वो जीन या प्रोटीन या एंजाइम ना बने, तो डेफिनेटली वो काम नहीं होगा, और ज़ाहिर है उसके अंदर इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, या उसके अंदर कोई डिजीज आ जाएगी, या वो उसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर क्या होता है और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इग्नोर। अच्छा, एक डिसऑर्डर और डिजीज में क्या फर्क होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है, तजाती। जो जो डिजीज है वो पैथोजन की वजह से होती है। डिजीज क्या है? वो पैथोजन की वजह से होती है। डिसऑर्डर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है। तो डिसऑर्डर हमारा शुगर, शुगर क्या है? हमारी नहीं है, वो क्या है? ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम होना, ये एक डिसऑर्डर है। ये क्या है? ये डिजीज की वजह से नहीं होता, एक जेनेटिक फैक्टर की वजह से। ये बीमारी नहीं है, ये क्या है? डिसऑर्डर है। इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको, अच्छा, आगे क्या है? ट्राइपेनोसोम, ये स्लीपिंग सिकनेस है, इसका साइज सिर्फ, अच्छा, फिर इसके अंदर बीएस जीन फैमिली होती है फॉर इम्यून एवेजन। एवेजन किसे कहते हैं?
घुस जाना। इवेजन का मतलब है जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, उसको डिस्टर्ब कर देना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होगा? बीमारी ज्यादा होगी, और वो पैरासाइट जो है आपकी बॉडी के अंदर जाकर डिजीज काज करेगा। ठीक है। इट मीन अगर हम इन जीन्स फैमिली के ऊपर काम करें, ये जो जीन फैमिली है, बीएससी जीन फैमिली, इसके ऊपर जीनोम के ऊपर रिसर्च करें तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जीन है उस पैरासाइट के अंदर जो कि इस तरह से विजिट करती है, और वो फिर आगे कैसे करती है। पहला क्वेश्चन ये है, वो कौन सी ऐसी प्रोटीन है, वो आइडेंटिफाई करें। वो कैसे ह्यूमन के जो सेल सर्फेस की प्रोटीन है या इम्यून सिस्टम है, उनको कैसे जाकर डिस्ट्रॉय करती है, उसको कैसे मॉडिफाई करती है। अच्छा, अगर पैथोजन इधर आ जाए ना, पैथोजन इधर आए, पैथोजन की क्या कहानी होगी? अगर तो फर्ज किया हमारे पास ये सेल है, बस थोड़ी देर पर, एक दो, एक मिनट, हमारे पास ये 100 बिलियंस ऑफ सेल्स है, एक सेल के अंदर पैथोजन आ जाए, नहीं, पैथोजन क्या करेगा? ये सेल मरेगा। वो चाहेगा कि ये सेल मर जाए, क्यों? जरूर हो, सब प्रोग्राम सेट कहते हैं, सब अपॉप्टोसिस भी कहते हैं। ठीक है। अब वो सेल की ये बात होती है कि ये वाला सेल मर जाए। जिस तरह हम हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट वो इंटरफेरोन लगाते हैं, इंटरफेरोन का काम यही होता है कि सेल के अंदर हेपेटाइटिस होगा, उस सेल को किल कर देना, उस सेल को, ताकि वायरस आगे ना फैल सके। अच्छा, अब वायरस क्या करता है कि इस सेल को इस तरह नोटिफाई करता है। वायरस बड़ा सियाना है, वायरस बड़ा, वो वो सबसे पहले अटैक ही उस जगह करता है जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ करनी होती है, उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। मेरी बात की समझ आई ना? वो क्या करता है, उस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है जिसने जिसने जिस तरह एक हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, जब भी वो एक ह्यूमन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है ना, तो प्लांट के अंदर एक इम्यून सिस्टम या ह्यूमन के अंदर एक इम्यून सिस्टम है कि वो राइबोसोमल इनहिबिटर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। राइबोसोमल इनहिबिटिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या करती है कि राइबोसोम को जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस सेल के अंदर बैक्टीरिया जाता है उस सेल की राइबोसोम को वो ह्यूमन सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन को बना सके। जब प्रोटीन ही बनेगी किसी भी तरह की, तो क्या होगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी। किसी भी तरह की अगर प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, और पैथोजन भी उसी सेल के अंदर खत्म हो गया। ऐसा ही है बच्चों, आप शौक से नहीं पढ़ रहे, मुझे लगता है जितना भी, या तो मैं पढ़ा नहीं सही रहा। अच्छा है, थैंक यू। और आपको भी समझ आ रही है कि अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं? अगर कोई, ठीक है, कोशिश ये होती है कि 1 घंटा अगर मैं बोल लूँ ना, तो सिर्फ बोल लूँ ना, समझ भी आए। ठीक है। तो जैसे यही स्लाइड, उसके बाद खत्म, फिनिश। आगे आगे क्या है? ये जो है इसका जीनोम 363 मेगा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। आपको पता है सिट्रस जो हम किलो खाते हैं उसका जीनोम कितना है? 370 मेगा, कितना? राइस का जीनोम कितना है? 450 मेगा, कितना? 450 मेगा। ठीक है। इसका जीनोम थोड़ा सा बड़ा है, और ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स एग्रीजन है, सेक्सुअल डिसमॉर्फिज्म कर देता है, आरएनए एडिटिंग करता है, 32 MB इसकी साइज है। इट मींस देयर साइज इज वेरी मच लेस देन द नॉर्मल एनिमल और प्लांट सेल। अब आपने मुझे, आपको असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे इसका आंसर एक कॉपी पे लिख के लाना, आपने अपनी एक कॉपी बनानी है। वाई genome size of parasite is very small?
आपने इसकी रीजन बतानी है, आपने इसका आंसर लिखना है। हाँ, आपने इसकी, मैं और भी कई क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा, लेकिन आपने फिलहाल इसका एक क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे लिख के देना है। वो आई कल भी है ना हमारा, कल मैं आपका देखूंगा कि वाई द जेनोम ऑफ पैरासाइट इज वेरी स्मॉल, और ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसा ही क्यों है कि इसका जेनोम साइज हमने, अटेंडेंस लगा लो। हाँ, उधर तुम कट कॉपी वेस्ट करना ते मेरे मत्थे च मारना। नंबर ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कौन सी? 9, 10, ये एक्चुअली मैंने ये अभी कुछ चीजें पढ़ा दी है ना, तो आप इसका मैं आपको ना असाइनमेंट दे दूंगा। बल्कि जिन्होंने कुछ ज्यादा रिसर्च करनी है तो मैंने कहा था मेरे उधर ऑफिस में आ जाए। बच्चों लेके जाओ, ठीक है। लास्ट आप पता, 31, कल आ जाए। 31, कल आप मैं सुबह 9 से लेकर 12 बजे या 1 बजे तक फारग हूँ। अब 12 बजे तक से पहले पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर शफीक। ठीक है। मैंने वो भेजा था। ये वाला तो भेजा था ना।